नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक जो नागरिक शास्त्र की है। उसमें जो पहला अध्याय है यानी कि हमारा संविधान, इस अध्याय पर हम बातचीत करेंगे। और हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि संविधान की आवश्यकता किसी देश में क्यों होती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके विद्यालय में अगर आप पढ़ने जाते हैं तो वहाँ आपकी कक्षा में कई बच्चे होते हैं। उसके लिए कुछ शिक्षक होते हैं जो अलग अलग विषयों को पढ़ाते हैं। साथ ही आपका एक नियमित पाठ्यक्रम होता है और जिसको कि एक रूटीन के अनुसार पढ़ाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए कुछ न कुछ बुनियादी नियम बनाए जाते हैं। अब मैं उदाहरण स्वरूप में बताऊं कि शिक्षा का अधिकार एक बुनियादी नियम है और जिसके तहत जो चीज़ें आती है वो है कि 1 से 8 तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा आवश्यक है, यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा और मुफ्त शिक्षा दी जानी है। तो बुनियादी नियम के तहत ये बातें आ रही हैं। साथ ही 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है और 3 किलोमीटर के अंदर में बच्चों के लिए एक विद्यालय का होना भी आवश्यक है। तो जो अगर एक बुनियादी मूल्य की बात करें तो बुनियादी मूल्य है शिक्षा का अधिकार, लेकिन उसके तहत कई नियम आ जाते हैं और इन्हीं नियमों को जब हम एक साथ कहीं संग्रहित करते हैं तो कहते हैं कि ये हमारे विद्यालय का कानून है, हमारे विद्यालय का नियम है और हमारा विद्यालय इसी कानून के तहत, इसी नियम के तहत चलेगा। बच्चों, ठीक उसी तरह जब हम अपने देश की बात करते हैं, अपने समाज की बात करते हैं, तो वहाँ भी कुछ ऐसे नियमों का होना बेहद आवश्यक माना जाता है जिससे कि हमारा देश सुचारू रूप से चल सके, हमारे लिए एक उन्नत समाज का निर्माण हो सके। तो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा संविधान किन उद्देश्यों को लेकर बना है, उसकी विशेषताएं क्या है, किस तरह उसका निर्माण हुआ, किन चरणों में उनका निर्माण हुआ और साथ ही साथ इस अध्याय से जुड़े हुए प्रश्नों को भी हम देखेंगे, उसके उत्तरों को भी विवेचना के साथ देखेंगे, जानेंगे। बच्चों, आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि जब हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था तो संविधान सभा के गठन के समय की ये तस्वीर है। हालांकि अब सेंट्रल विस्टा के नाम से नई संसद का निर्माण हो चुका है, लेकिन ये जो हमारी पुरानी संसद का चित्र है, इसमें ये देखा जा रहा है कि संविधान सभा के लोग बैठे हुए हैं और आपस में विचार विमर्श करके भारतीय संविधान का निर्माण करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और वैसे तो संविधान सभा में कई सदस्य थे जो चुनकर आए थे, लगभग 299 सदस्य थे। हम ज्यों-ज्यों इस कक्षा में, इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे, उन सभी महत्वपूर्ण सदस्यों के नाम जानना भी चाहेंगे। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी तस्वीर आपको दिख रही है भारत के झंडे के साथ, इन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। जो प्रारूपण समिति थी उसके ये अध्यक्ष थे। और जब हमारा संविधान बन गया बच्चों, तो उस संविधान पर हस्ताक्षर सबसे पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं क्या सुखद क्षण रहा होगा जब उन्होंने अपने देश का अपना संविधान अपनी जनता को सौंपा होगा। कुछ चीज़ें जो हमारे इस अध्याय में प्रश्न के रूप में आएंगी और हम इसकी विवेचना करते चलेंगे कि भारत के संविधान को बनाने के लिए कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कब मांग पेश की थी। तो 1934 में कांग्रेस ने ये मांग पेश की थी और जिन बुनियादी मूल्यों का कांग्रेस ने, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, तो उन्होंने कुछ बुनियादी मूल्यों की बात की थी जिसमें धर्मनिरपेक्षता की बात थी, जिसमें
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात थी। बच्चों, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, बड़ा भारी भरकम सा शब्द है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वयस्क यानी कि 18 वर्ष से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो मत देने के अधिकारी होते हैं, मत देने के योग्य होते हैं। और सार्वभौम का अर्थ यहाँ ये लगाया जाता है कि बिना किसी भेदभाव के किसी भी जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और सभी को एक समान मत देने का अधिकार होगा। और भारत के लोगों ने शुरुआत में जो मांगे रखी थी अंग्रेज़ सरकार से, यहाँ हम बात करेंगे कि जब 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था बच्चों, तो वहाँ से हमारा देश जो गुलाम था, वहाँ से हमारे लिए ज़्यादा जो संविधान सभा उस समय हमारे लिए नेशनल असेंबली हुआ करता था, जबकि हम एक उपनिवेश के रूप में थे, यानी कि अंग्रेज़ों के गुलाम के रूप में जब हमारा देश था। तो उस समय नेशनल असेंबली में अपने लिए ज़्यादा प्रतिनिधियों की मांग की। चूँकि अंग्रेज़ों का शासन था तो उनके प्रतिनिधि उस समय ज़्यादा हुआ करते थे नेशनल असेंबली में, और हमारे प्रतिनिधि न के बराबर थे। तो ऐसे में हमारे देश के लोगों की, हमारे देश के नागरिकों की जो ज़रूरतें हैं या जो उनके हित थे, जो उनके सुविधाएं थी, ये बातें वहाँ तक पहुँच नहीं पाती थी। तो इसके लिए उन्होंने नेशनल असेंबली में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने की मांग की। साथ ही और भी कई मांगों को रखा, जिसमें कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात थी, स्वतंत्रता, समानता की बात थी, जो सरकारी नौकरियां थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को शामिल करने की मांग थी, और जितने भी निर्णय लेने के संस्थान थे उन सभी संस्थानों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की भी मांग उन्होंने रखी थी। अब हम आते हैं कुछ बुनियादी प्रश्नों पर कि संविधान किसे कहते हैं। तो बच्चों, संविधान नियमों का ऐसा समूह होता है जो लिखित रूप में होता है, जिसे हम एक प्रलेख के रूप में जानते हैं। और अभी अभी हमने बताया कि शिक्षा का अधिकार किस तरह से एक बुनियादी नियम है, तो उसी तरह से जो हमारा मुख्य बुनियादी नियम हुआ करता था संविधान निर्माण के समय, जिनमें कि स्वतंत्रता, समानता, अल्पसंख्यकों की रक्षा, लोकतंत्र की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, इस जैसे बहुत सी चीज़ों की बात आती थी। तो संविधान में, जैसा अभी हमने बताया, कि यह एक ऐसा प्रलेख होता है जिसे हम देश के नागरिक अनिवार्य मानते हैं और इसे सर्वोच्च भी मानते हैं, और इस आधार पर हम अपने देश के समाज का निर्माण करना भी चाहते हैं, ताकि हमारा देश अनुशासनिक रूप में, सुचारू रूप में चलता रहे। बच्चों, जब हम एक प्रार्थना पत्र भी लिखते हैं तो हम उसमें अपनी प्राथमिकता को लिखते हैं। अगर हमने घर में अपने बड़े बुजुर्ग, चाहे माता पिता हों, दादा दादी हों, या बड़े भाई बहन हों, या अपने दोस्तों के साथ कोई मांग रखते हैं, तो उसमें भी कुछ चीज़ों को मुख्य रूप से रखा जाता है ताकि इसका लाभ सबों को मिल सके। तो उसी तरह बिल्कुल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो उद्देशिका भी कहा जाता है, उसमें कुछ मुख्य बातों को रखा गया था। यहाँ हम सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे और देखेंगे कि भारतीय संविधान में किन उद्देश्यों को शामिल किया गया था। तो हमारे सामने स्क्रीन पर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और इसमें जो शब्द हाईलाइट किए हुए हैं, जो शब्द हाईलाइट किए गए हैं, मैं उनकी व्याख्या करना चाहूँगी। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, पहला जो उद्देश्य आता है प्रभुत्व संपन्न, यानी कि निर्णय लेने की सर्वोच्चता। हम अपने देश के लिए, अपने नागरिकों के लिए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। दूसरा है समाजवादी। तो हमने
मिश्रित राज्य व्यवस्था को अपनाया, न कम्युनिस्ट को अपनाया, न पूंजीवाद को अपनाया, न वामपंथ को अपनाया। हमने समाजवादी व्यवस्था को अपनाया और इसके तहत हम मानते हैं कि हमारे देश के नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के उन्हें सभी सुविधाओं का लाभ मिलता रहे। तीसरा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य बच्चों यहाँ ये है कि जो हमारा देश है, जो हमारे देश की सरकार है, वह किसी भी नागरिक के धर्म को मानने, आचरण करने, उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करेगी और अपनी ओर से यानी कि राज्य की ओर से उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। फिर आते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्र, हमारा भारत लोकतंत्र का सबसे बड़ा वाहक है। लोकतंत्र का अर्थ है कि जो हमारी जो सरकार है वो जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई होती है। हमने प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को अपनाया है, यानी कि जनता अपने लिए प्रतिनिधियों को चुनती है और वे प्रतिनिधि जनता के हित के लिए कानून बनाते हैं, काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। तो हमने एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य को अपनाने के लिए संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया। आगे है कि इसे बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य तक की बात कर ली थी। उसके बाद जो बातें थी वो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता की बात थी। इन चीज़ों को संविधान की प्रस्तावना में यानी कि उद्देशिका में इसलिए रखा गया कि हमारे देश में जब कि आज़ाद हुआ था देश, उस समय कुछ लोगों के पास बहुत धन था। ये चीज़ें अभी भी मौजूद हैं, लेकिन जो ये खाइयाँ हैं कुछ हद तक अब भरने लगी हैं। लेकिन उस समय जो था सामाजिक स्थिति में काफ़ी भेदभाव हुआ करता था और आर्थिक स्थिति में भी जो कुछ लोग बहुत संपन्न थे, ज़मींदारी व्यवस्था में थे और कुछ लोगों के पास मजदूरी के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राजनीतिक समानता की भी बात थी ताकि कोई भी व्यक्ति अपने मत का प्रयोग कर सके, चुनाव लड़ सके या फिर राजनीतिक दल का निर्माण कर सके। तो इस तरह तीनों ही क्षेत्रों में समानता की बात की गई थी। और आगे विचार, यानी कि हम अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता रखते हैं, हम उसे अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, हम अपने धर्म, अपने पंथ में उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, व्यक्ति की निजी गरिमा, प्रतिष्ठा और कहीं भी कार्य करने में अवसर की समानता प्रदान करने की बात की गई, व्यक्ति की गरिमा यानी कि उसका सम्मान बना रहे, इसकी बात की गई। और जो हमारा राष्ट्र एक बड़ी मुश्किल से हुआ था, उसकी एकता और अखंडता आगे भी बनी रहे, इसके भी प्रयास करने के लिए, साथ ही साथ हमारे देश के नागरिकों में बंधुभाव बना रहे, इन चीज़ों को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया और आज तक यह एक मूल ढांचे के रूप में हमें दिशा निर्देश देता रहा है। बच्चों, थोड़ा भारी भरकम सा है, लेकिन हम आगे चलते हैं। जब अब हमने प्रस्तावना में शामिल चीज़ों को देख लिया है, यानी कि प्रस्तावना के द्वारा संविधान के उद्देश्यों को वर्णित किया गया है, और अब हम देखेंगे कि संविधान के जो बुनियादी मूल्य हैं वो क्या हैं। हमने पहले भी बात की कि बुनियादी मूल्य वो होते हैं जो कि
एक बड़े पैमाने पर सबके लिए आवश्यक होते हैं और उनके तहत जिन नियमों का निर्माण किया जाता है उसका पालन करना एक सुदृढ़ समाज का निर्माण करता है। तो हमारे संविधान के बुनियादी मूल्य में सबसे पहले जो बात आई वो लोकतंत्र की बात थी, यानी कि हमने प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को अपनाया है और हमारी जो सरकार होती है वो हम नागरिकों द्वारा चुनी हुई होती है। दूसरा बुनियादी मूल्य स्वतंत्रता है। हमें अवसर की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, हम कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं अपने देश के अंदर, हम कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, वोट दे सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा हमें कई तरह के और भी नियमों से स्वतंत्रता प्राप्त है। अगर किसी को जेल में रखा जाता है या गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें उसका कारण बताना होता है। तीसरा जो बुनियादी मूल्य जिसका पालन किया गया था वो था समानता। हमें बिना किसी भेदभाव के, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि बिना किसी भेदभाव के जाति, धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, क्षेत्र या फिर लिंग के आधार पर किसी तरह के भेदभाव के बिना सबों को एक समान अवसर की स्वतंत्रता और समानता प्राप्त होगी। चौथा जो मूल्य है बच्चों वह है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की बात यहाँ इसलिए आती है बच्चों कि हमारे देश में कुछ लोग बहुत ही पिछड़ी अवस्था में हैं, जिनके पास की भोजन, आवास, कपड़े की भी सुविधा नहीं है। साथ ही कई बार ऊंची नीची जातियों का फर्क इस वजह से भी उन्हें सामाजिक रूप से जो वंचित वर्ग हैं उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता रहा है। तो सामाजिक न्याय की अवधारणा इसीलिए ली गई थी कि बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, किसी भी वजह से अगर किसी को भेदभाव का सामना करना पड़ता है तो इसका अंत किया जाए और सबों को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारे समाज में किसी भी तरह के भेदभाव के आधार पर कहीं भी विद्रोह न हो, कहीं भी झगड़े न हो, कहीं भी किसी का अपमान न हो। इसके बाद जो बुनियादी मूल्य है वह है धर्मनिरपेक्षता, यानी कि हमारे देश में किसी भी धर्म, किसी भी पंथ को मानने वाले लोग अपनी उपासना, अपने धर्म को मानने की अपने धर्म को, अपने धर्म के विचारों को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्य उनमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य यानी कि हमारा देश किसी भी धर्म को शासकीय तौर पर बढ़ावा नहीं देगा, यानी कि सरकार किसी भी धर्म को, किसी भी पंथ को अपनी ओर से बढ़ावा नहीं देगी। और जो छठा था वो है मौलिक अधिकार। हर देश के नागरिकों को अच्छा जीवन जीने के लिए, सुचारू रूप से जीवन जीने के लिए कुछ मौलिक अधिकार और कर्तव्य का पालन करना होता है। तो हमें भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि हमें एक जीवन जीने के लिए, मानवीय गरिमा से युक्त जीवन जीने के लिए आवश्यक है। इसमें जब हम आगे की अध्याय में जाएंगे तो हम फिर मौलिक अधिकारों पर बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं आगे की ओर और भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है संघवाद। भारतीय संविधान ने संघवाद को अपनाया। यह कनाडा के संविधान से इस संघवाद की अवधारणा को लिया गया था। बच्चों, हम यहाँ जानना चाहेंगे कि संघवाद आखिर है क्या। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारा देश कई टुकड़ों में बटा हुआ था। कुछ तो राज्य के रूप में थे, प्रशासनिक राज्य थे, लेकिन इसके अलावा तकरीबन 575 रियासतें, ज़मींदारियाँ और रजवाड़े थे। इन सबों को एक सूत्र में बांधना एक बहुत बड़ी कठिनाई थी, लेकिन हमारे देश के नेताओं ने इसे संभव कर दिखाया और इन सबों को मिलाकर एक संघ की स्थापना की, जो संविधान में कहा गया कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। और
दूसरी विशेषता संसदीय शासन पद्धति की है। संसदीय शासन पद्धति में हमेशा जो सांसद होते हैं, यानी कि जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं या विधायक होते हैं, वो जनता द्वारा चुनकर आते हैं। और हमने जो संसदीय शासन पद्धति अपनाई, ये चूँकि ब्रिटेन का हमारे ऊपर, हमारे हिंदुस्तान के ऊपर एक लंबा शासन रहा, तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि हम इस संसदीय शासन व्यवस्था से परिचित हैं, तो हमने इसे अपनाने के लिए कदम आगे बढ़ाए और संसद के 2 सदनों की स्थापना की, जिसमें उच्च सदन राज्यसभा है और निम्न सदन जो है वह लोकसभा कहलाता है। तीसरा, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा बच्चों कुछ इस तरह से किया गया, आप अपने घर में भी देखते होंगे, अपने विद्यालय में देखते होंगे, आप अपने खेल कूद के मैदान में देखते होंगे कि किसी एक बच्चे को या किसी एक सदस्य को ही सारी जिम्मेवारियां नहीं दी जाती हैं, जिम्मेवारियों का बंटवारा किया जाता है। बिल्कुल ठीक, आपने खेल के मैदान में देखा होगा कि अगर कोई कप्तान बना हुआ है तो बाकी बच्चे उसे सहयोग करते हैं, या कक्षा में देखा होगा कि मॉनिटर जो बच्चा है, वो बच्चा अगर कुछ बताता है, वो आपकी तरफ से भी प्रतिनिधि का काम करता है और शिक्षकों की ओर से भी प्रतिनिधि का काम करता है। ठीक इसी तरह जो शक्तियों का बंटवारा हुआ तो 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय थे उन्हें संघ सूची में रखा गया और स्थानीय महत्व के विषयों को राज्य सूची में रखा गया। साथ ही साथ एक समवर्ती सूची भी बनाई गई, जिसमें कि ऐसे विषयों को रखा गया जो कि देश और राज्य दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण थे। और जब ये सूचियां बन गई तो अगर राज्य ने किसी विषय पे कानून बना लिया है और उसी विषय पर संघ ने भी कानून, केंद्र ने भी कानून बनाया है, तो केंद्र का बना हुआ कानून ज़्यादा प्रभावी होगा। चौथा, मौलिक अधिकार। हम अभी मौलिक अधिकारों की बात कर चुके हैं। मौलिक अधिकार के तहत मुख्य रूप से जिन अधिकारों की बात की जाती है तो उसमें है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक पहचान को सुरक्षित रखने का अधिकार और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। साथ ही साथ इन मौलिक अधिकारों को कोई परेशानी न हो, इसलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी दिया गया। और धर्मनिरपेक्षता की भी बात हमने अभी की थी कि राज्य किसी भी धर्म को अपनी तरफ से प्रोत्साहित नहीं करेगा, किसी को दबाएगा नहीं। यहाँ के नागरिक स्वतंत्र होकर अपने धार्मिक विचारों की और पूजा पाठ की, इबादत की स्वतंत्रता रख सकते हैं। राज्य उनके इस स्वतंत्रता में कहीं से किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं कि संविधान की ज़रूरत आखिर है क्यों। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि एक हमारा विद्यालय है, एक हमारा कार्यस्थल है, एक हमारी सामाजिक संरचना है, हमारा समाज है, हमारी पारिवारिक संरचना है। हर जगह कुछ न कुछ नियम बनाए गए होते हैं ताकि जो व्यवस्था है वह सुचारू रूप से चलती रहे। तो संविधान की ज़रूरत भी इसलिए ही है ताकि हमारे देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और उनमें जो संविधान के उद्देश्य हैं, जिन उद्देश्यों का अभी हमने वर्णन किया या बातचीत की, वो उसमें शामिल रहें, जिससे कि एक दिशा निर्देश हमारे देश के नागरिकों को, हमारे नेताओं को, जो हम प्रशासन प्रणाली को लेकर आते हैं, उनके लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहे। सुनिश्चित राज व्यवस्था। तो बच्चों, सुनिश्चित राज व्यवस्था यानी कि शासन किस प्रकार से चलेगा, इसके संबंध में एक एक बिंदुओं पर विचार करके संविधान में इसे वर्णित किया गया कि हमारे देश की शासन व्यवस्था किस तरह से सुचारू रूप से चलती रहे। इसके लिए एक सुनिश्चित नियमों का समूह संविधान में वर्णित किया गया ताकि कभी भी भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
आदर्श सुनिश्चित करना, हमने अपने लिए कुछ आदर्श भी सुनिश्चित किए, जिनमें स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र हमने अपने देश के लिए लोकतंत्र को अपनाया, अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा को अपनाया। इसके साथ जो समाज में वंचित वर्ग हैं यानी सामाजिक न्याय की अवधारणा को अपनाया। इस तरह से कई मूल्यों को अपने संविधान में उल्लिखित किया गया, वर्णित किया गया, ताकि हमारे देश के नागरिक बिना किसी भेदभाव के इन सभी का लाभ ले सकें। जो चौथा बिंदु है बच्चों, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो इस मुद्दे पर भी अभी हमने बातचीत की कि अल्पसंख्यक वर्ग जो होता है, यानी कि अगर मैं इसे इस तरह से आपको बताऊं कि अगर किसी समाज में 80 लोग, मान लिया जाए कि 100 लोग आपके इर्द गिर्द रह रहे हैं, तो 80 लोगों की जीवन शैली यानी जीवन जीने की शैली, वो क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, किस तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं, किस तरह से वो अपने समाज में विचरण कर रहे हैं, दूसरों के साथ किस तरह अंतःक्रिया कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को लेकर साम्यता दिखाई देती है। तो जब अगर 100 लोग हैं, 100 में 80 लोगों में साम्यता दिखती है, तो हम मान लेते हैं कि यह बहुसंख्यक वर्ग है। लेकिन जो 100 में 20 की संख्या है, जिनकी संस्कृति, आचार शैली, विचार शैली सारी थोड़ी अलग है, तो उसे कहते हैं कि ये अल्पसंख्यक हैं। डर, अल्पसंख्यकों में एक ये डर समाया रहता है कि बहुसंख्यक अगर निरंकुश हो गए या बहुसंख्यक अगर अपने मनमानी करने पे उतर आए, तो वो अल्पसंख्यकों को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमने अपने संविधान में इसे शामिल किया कि अल्पसंख्यक भी उसी तरह स्वतंत्र रूप से बिना किसी भय के इस देश में अपने अधिकार, अपने कर्तव्यों के साथ रह सकते हैं, जिस तरह से बहुसंख्यक रह रहे होते हैं, और बहुसंख्यक की निरंकुशता उन पर कभी भी हावी नहीं होगी। और पांचवा जो बिंदु था, आमजनों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति आस्था। बच्चों, अभी हमारे यहाँ चुनाव का मौसम है, आपके गलियों में भी चुनाव का शोर ज़रूर सुनाई देता होगा। हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए सड़क बनाएंगे, हम आपके लिए नए स्कूल खोलेंगे, नए अस्पताल खोलेंगे, नए उद्योग धंधे लाएंगे। अगर कोई खेती कर रहा है तो उसके लिए उन्नत किस्म के खाद बीज उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ कई बार आप नेताओं के भाषण भी सुनते रहे होंगे। आपके अगल बगल में अगर चुनावी सभाएं होती होंगी, तो आप एक बार जाकर देखिए कि किस तरह से ये सभाएं होती हैं, और उनमें जो हमारे प्रतिनिधि बनने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से बताते हैं कि वो हमारे लिए एक उपयुक्त प्रतिनिधि हैं। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था की कुछ अपनी खामियां होती है, लेकिन आज भी विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था सर्वस्वीकार्य है, और कहीं न कहीं हमारे अंदर भी ये बात घर कर जाती है कि हमने अपने लिए अपने प्रतिनिधि को चुना है, खुद चुना है, तो हम किसी और से शासित होना पसंद नहीं करते हैं। हमारे घर के बड़े लोग अगर हमें डांट दें तो शायद हमें उतना बुरा नहीं लगेगा जितना कि कोई बगल से आके डांट के चला जाएगा तो लगेगा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये एक अच्छी बात है। और आगे हम फिर देखेंगे कि भारतीय संविधान निर्माण के चरण, यानी कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ बच्चों, वो एक लंबे समय में हुआ। कोई भी चीज़ एक दिन में बनती नहीं है, और चूँकि हम लोग बहुत दिनों तक गुलाम भी रहे, आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो हम अभी नज़र डालेंगे भारतीय संविधान के निर्माण के चरण पर। 1885 में बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, तब जाकर हमने कुछ मांगों को अंग्रेज सरकार के समक्ष रखना शुरू किया। फिर 1920 में कांग्रेस ने भारतीय संविधान बनाने की खुद मांग की
क्योंकि अंग्रेज़ों का कहना था कि भारतीय इतने काबिल नहीं हैं, इतने योग्य नहीं हैं कि वो अपने लिए, अपने ऊपर शासन करने के लिए नियमों का निर्माण कर सकें या अपने ऊपर शासन करने के लिए एक अच्छा संविधान बना सकें, एक नियमों का समूह बना सकें। तो ऐसे में कांग्रेस ने चुनौती दी 1920 में कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। 1928 में मोतीलाल नेहरू एवं अन्य ने संविधान की रूपरेखा दी। इस चीज़ को नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं हम। और जो संविधान की एक रूपरेखा बनाई गई थी, इसमें मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य सदस्य थे जिन्होंने पहली बार एक संविधान की रूपरेखा बनाकर अंग्रेज़ सरकार को सौंपी। 1931 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, तो उसमें संविधान से संबंधित प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया बच्चों। और आगे 1934 में स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की गई कि हम एक संविधान सभा बनाएंगे और अपने लिए संविधान का निर्माण खुद करेंगे। 1942 में जब करो या मरो आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय भी इस भावना ने जोर पकड़ा अपने लिए अपना संविधान की। और बच्चों दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन कर लिया गया था। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कुछ और बिंदुओं पर नज़र डालेंगे कि जब संविधान सभा का गठन हुआ तो अंतरिम अध्यक्ष के रूप में, यानी कि आप उसे इस तरह समझिए कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कुछ दिनों के लिए, जब तक कि पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं चुन लिए जाते हैं, तब तक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। बच्चों, अगर कभी आप पटना आएंगे या जो बच्चे पटना शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कार्यालय देखा होगा, तो वह जो कार्यालय है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के आवास को ही कार्यालय के रूप में बदल दिया गया है। उन्होंने वो आवास डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का था, जहां अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कार्यालय है। और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे, उन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में, संविधान सभा के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। और प्रारूप समिति, जिसने कि संविधान का पूरा प्रारूप, यहाँ प्रारूप का अर्थ हम कहते हैं कि जब हम स्केच बनाना, एक तरह से रूपरेखा बनाना। हम अगर पढ़ने भी जाते हैं बच्चों, तो पहले देखते हैं कि अध्याय को पढ़ते हैं, फिर उसके बिंदुओं को देखते हैं, इसके बाद हम एक योजना बनाते हैं। तो मोटे तौर पर हम ये समझें कि संविधान की जो मुख्य बातों को लेकर योजना बनानी थी, तो उसे प्रारूप समिति का नाम दिया गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, उन्हें इसका अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इसके अलावा और भी सदस्य थे। हम इस अध्याय की समाप्ति यहीं करते हैं और आगे की कक्षा में हम देखेंगे कि इसी अध्याय से संबंधित जो बातें बची हुई है उसे लेकर और कुछ प्रश्नों को लेकर उसकी विवेचना के साथ हम प्रस्तुत होंगे। अभी हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।